हेलो एवरीवन। सो वेलकम अगेन। हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर में, जो कि हमारा पॉलिटी का हमारा थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लेक्चर भी हो चुका है, उसको मिला के हमारे चार लेक्चर हैं। तो उसमें हमने काफ़ी सारे एक्ट कवर कर रखे हैं। 70 73 70 81। तो काफ़ी हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और आप सारे पढ़ लो जाके। आज यहाँ पर बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो हम पढ़ेंगे। और वैल्यूज़ के अंदर हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि एक्चुअल में इनडिफाइनली हम उसको किस तरीके से समझना चाहते हैं। ओके। कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें अच्छे से समझनी चाहिए, जो कि हमारे प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए ज़रूरी हैं। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कहता है इंडिया इज़ ए रिपब्लिक नेशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द नेशन। ही और शी जो भी होगा वो इलेक्टेड होगा 5 साल के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक नेशन है। जो उसके प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द नेशन होते हैं। अब जो प्रोविजन है वो रिटर्न है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो गारंटी देता है जस्टिस फॉर ऑल। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज। ऑन अ ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर सकते। वेलफेयर किया जाएगा सिटीजन्स का, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट है। बिसाइड्स द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू गिव स्पेशल अटेंशन पर्टिकुलरली टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अंडर प्रिविलेज सेक्शन कौन सा है हमारे पास? SC ST बेसिकली। और यहाँ पर हमने आज अब हमने OBC भी है हमारे पास, जो कि हमारे पास पहले से ही है, सॉरी। प्लस EWS को भी काउंट किया है। तो जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको अलग से एक वेलफेयर दी जाएगी, यानी कि अलग से उनको उसके ऊपर अटेंशन दी जाएगी, ताकि उनको भी उनका भी वेलफेयर किया जा सके। वहीं अगर आप कुछ वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू नज़र आएंगी। आपके पास लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, सोवर्निटी है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। ये वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। तो इनको समझने की ज़रूरत है। अब जब मैं लिबर्टी की बात करता हूँ तो लिबर्टी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करता है लिबर्टी, फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, 21, 21A और 22। अब जो कि स्टेब्लिश करता है नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज अपॉन सिटीजन टू रेगुलेट देयर फ्रीडम। आप उसकी लिबर्टी को, फ्रीडम को कहीं रोक नहीं सकते। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपका जो मन चाहे आप वो बोल सकते हो, लेकिन आपको कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो दूसरे को हानि पहुंचाते हो, यानी कि दूसरे की जो उसकी डिग्निटी है उसको हानि पहुंचाते हो। आप ऐसे कोई शब्द नहीं बोल सकते। अगर ऐसा कोई शब्द है तो आप कोई हेट स्पीच नहीं दे सकते। दैट मीन्स राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, बट लीगली होनी चाहिए। साथ साथ आप उस एसोसिएशन के अंदर कोई आम वाम ना रखते हो, ऐसी सारी चीज़ें। यानी कि आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के अंदर एक कोई यूनियन बना लेते हैं, तो सेम लाइक दैट। राइट टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी जा सकते हैं। रिसाइड्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एक्सेप्ट उस पार्ट को, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं एक्सेप्ट उस पार्ट जहाँ पर कुछ स्पेशल सेक्शन चल रहे हो, या मेरे स्पेशल परमिशन चाहिए हो, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, जो मन चाहे आप कर सकते हो। बट इसके इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें हैं जिनको प्रोहिबिट कर रखा है। तो ओके। अब इक्वालिटी की बात की जाए तो इक्वालिटी में आपको देखो 14 से लेकर 18 तक हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ पर आप सबको इक्वालिटी दी जाती है। और कहीं पर आपके किसी किसी फेज पे आपके साथ इक्वालिटी में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल के लिए एक स्टेट अपने स्टेट के जो सिटीजन्स हैं, यानी कि राजस्थान का जो राजस्थान का सिटीजन है और उत्तर प्रदेश का सिटीजन है, राजस्थान के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी फिल करने के लिए सबसे पहले अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो राजस्थान वालों को ही दी जाएगी। उसके बाद अगर कोई प्रायोरिटी दी जाएगी तो बाहर के स्टेट को दी जाएगी। तो इन ऑन दिस बेसिस पे आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड द गवर्नमेंट, यानी कि लॉ से पहले और गवर्नमेंट से पहले सारे के सारे जो सिटीजन है वो सब बिल्कुल इक्वल हैं। शुड इंश्योर दैट द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ द सोशल इनइक्वालिटीज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर हैज़ टू बी एंडेड। यानी कि जो भी हम कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे हम जो भी भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम में हो, ऊंच नीच में हो, किसी भी जाति में हो, उसको हम सबसे पहले ख़त्म करें। राइट टू इक्वलिटी जो कि इंस्टीट्यूट है अंडर एक्ट आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन, प्रोहिबिट any kind of discrimination against any citizen or any of the ground of religion, race, caste, gender, place और birth। तो आप किसी को भी किसी के रिलीजन पे या फिर उसकी जात या फिर उसके रेस पर या फिर कास्ट पर, जेंडर पर, या फिर उसके कहीं पर उसने जन्म लिया है उसके बेसिस पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके।
तो यहाँ पर दोबारा आगे देखते हैं, आर्टिकल 14 प्रोवाइड that all persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the law of the country. अब ऐसा नहीं है कोई उत्तर प्रदेश का है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में गया है तो उसको कहीं पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी दूसरी जगह की जगह, वो अपने कहीं पर दी जाएगी बाकी कहीं जगह पर नहीं दी जाएगी, तो दैट्स नॉट। बट मैंने आपको बोला कई जगह पे ऐसा हो सकता है जहाँ पर अगर आप स्टेट की बात करें वैकेंसी निकली हुई है या फिर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि स्पेशली SC ST के लिए या फिर OBC के लिए या फिर किसी स्पेशल स्टेट के लिए बनाई गई है, तो सबसे पहले तवज्जो वहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी तो फॉलो किया जाएगा, बट वो स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट मैटर में काउंट करेगा। ओके, तो आर्टिकल 15 कहता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ हिज हर रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और बर्थ। ठीक है, यानी कि जाति कास्ट रिलीजन किसी के नाम पर प्लेस और बर्थ के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 कहता है स्टेट दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप स्टेट के साथ में स्टेट के अंदर बेसिकली नॉट इन दी कंट्री, स्टेट में साथ में किसी के साथ में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि एक ही स्टेट के अंदर अगर SC ST सारे सब मिलजुल के रह रहे हैं तो सबको आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर आपको इक्वली ट्रीट करना है तो आपको उनका रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा। ऑन दैट टर्म्स आपको इक्वली ट्रीट करोगे आप उनको। ओके, जो 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है या फिर अनुच्छेद जो 17 है वो कहता है कि जो एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी जो भी है आप उसको ख़त्म करोगे हर जगह से। ऐसा नहीं है कि आप होटल में या फिर कहीं पर शॉप्स पे आप उसको ये कह दोगे कि नहीं आप इस कास्ट के हो या फिर आप इस जात के हो, छुआछूत की वजह से हम आपको टच नहीं करेंगे, या फिर आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, तो ऐसा टोटली प्रोहिबिटेड है, आप इसको नहीं फॉलो कर सकते। Right against exploitation to incident under Article 30, 23 or 24, the Constitution of India, it's provide fundamental right against exploitation to every citizen of India. किसी के भी आर्टिकल 23 और 24 किसी के साथ भी अगर कोई एक्सप्लोइटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो वो बंद होना चाहिए। आर्टिकल 23 एंड 24। ओके, डीपली पढ़ेंगे इन सारे आर्टिकल्स को, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको काफ़ी नॉलेज शेयर करेंगे और आपके काम भी आएंगे, आप दूसरों के भी काम में इनको यूज़ कर सकते हो। ओके, लेट्स सी आर्टिकल 23 एंड 24 व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अगेन एक बार छोटा सा पढ़ते हैं। 23 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स लेबर, एनी वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग विद द लॉ। यानी कि किसी से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर बाउंडेड लेबर नहीं करवा सकते कि आप उसको बोलो कि आप ये काम करो विदाउट एनी पे और समथिंग, और तो ये बेसिकली एक पनिशेबल ऑफेंस रहेगा और उसके लिए आपको जेल हो सकती है आप अगर इसका वायलेट करते हो तो। 24 कहता है प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन बाय स्टेटिंग दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू द वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी माइन में या फिर किसी भी ऐसी हजार्डस जगह पे जो कि आपको हार्म करती हो किसी बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अगर वो आपके पास काम मांगने के लिए भी आ रहा है तब भी आप उसे मना कर सकते हो कि आप 14 साल से छोटे हो, आपको हम काम नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको आर्टिकल 24 को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पर दिखता है तो प्लीज़ कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएं, ज़्यादा ज़रूरी है, आप इन सबको लेके बात करेंगे। वहीं अगर आप देखो फ्रेटर्निटी, ऑल द इंडियंस आर मेंबर ऑफ ए फैमिली, नो वन इज इंफीरियर और सुपीरियर, ऑल देर इक्वल एंड हैव सम राइट एंड ड्यूटीज। तो सारे के सारे आपके इक्वल हैं, आप सारे सब एक हैं, यानी कि पूरा ऑल इंडियंस आर फैमिली, तो आपको एकता बना के रखनी पड़ेगी। तो कोई यहाँ पर सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब बराबर हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, सेम राइट्स हैं। तो इसलिए एकता को हम बेसिकली फॉलो करेंगे, दैट्स बेसिकली द पार्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरनिटी क्या है? सोवरनिटी यानी कि इंडिया के पास खुद की इतनी क्षमता है, खुद की अपनी पावर है, खुद की अपनी सोच है कि वो अपना जो मन चाहे वो काम कर सकती है। किसी कंट्री के साथ में डील करनी है या नहीं करनी है, किसी कंट्री के साथ में जाना है नहीं जाना है, अपने आप कुछ बनाना है नहीं बनाना, इंडिया खुद डिसाइड कर सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन बी डिक्टेड। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर इंडिया सारी चीज़ें अपने आप कर सकता है या फिर सारी चीज़ें हैं, तो इंडिया ने यूएन के अंदर पार्टिसिपेशन क्यों लिया, यूएन की वो खेली। दैट्स बेसिकली यहाँ पर ये कहा जाता है कि इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स दोनों के दोनों पावर इंडियन गवर्नमेंट के पास है, जहाँ पर वो डिसाइड कर सकती है कि उसको कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर सोशलिस्ट की बात की जाती है तो हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट पे आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस वाज अडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इनेबल्स कोर्ट्स टू अपहोल्ड प्रोविंस टू रिमूव इकोनॉमिक इक्वालिटीज इन आवर सोसाइटी।
तो बेसिकली 42वां संविधान संशोधन, जिसे बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जा सकता है, तो ये बेसिकली अपहोल्ड करता है जहां पर आपको सोशलिस्ट की आपको 42वें संविधान के थ्रू सोशलिस्ट को ऐड किया गया। In a socialist country, citizens have right to property, but the government should regulate it by law. Socio and economic activities reduce inequalities in the society. Hence, every citizen has right to share the resources of the country. सेक्युलर भी है, सोशलिस्ट सेक्युलर, ओके। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा 25 से लेकर 28 तक सोशल सेक्युलर की बात करते, सेक्युलर की बात बारे में बात करता है। तो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, सबको पता है। देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन इक्वली बेसिकली। तो रिलीजन फॉर एवरी सिटीजन, दिस इज द फंडामेंटल राइट्स, अलाउ एवरी इंडिविजुअल ए फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ। जो भी उसका रिलीजन है वो उसको फॉलो करे, उसकी प्रैक्टिस को फॉलो करे। इंडिया को इसमें कोई इशू नहीं है, आप सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है आप मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, तो आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। किसी को अच्छी प्रायोरिटीज दी जाएगी, किसी को नहीं। सो दिस विल नॉट बी फॉलो। Culture and the educational right 29 and 30 that stated that all minorities, religious or linguistic, having a distinct language, script, culture its own, they can set up their own education institution in order to preserve develop their language, script and culture. तो आर्टिकल 29 और 30 इसके बारे में बेसिकली बताता है, अगर आपकी कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप बचाना चाहते हो, आपको लगता है कि वो एक माइनॉरिटी में आती है, तो अगर आप उसके लिए कोई स्कूल खोलना चाहे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहे उसको बढ़ाने के लिए, तो आप कर सकते हो। यस, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज़, ऑल्सो फॉर द लाइक जो मेजोरिटी में है उनके लिए भी। सो इट डजेंट मैटर, यहाँ पर माइनॉरिटी यहाँ पर वर्ड किया गया है। बट इन केस अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ पर इस पर दोनों के लिए काउंट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक है, यस, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। जो रूल है उसी के वही चलेगा, वही लॉ है बेसिकली। तो इक्वल इक्वल पॉलिटिकल राइट है हमारे पास, इक्वल सॉरी डेमोक्रेटिक फॉर्म द गवर्नमेंट पीपल ऑफ द कंट्री एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, चूज द इलेक्ट चेंज द रिप्रेजेंटेटिव अपहोल्ड देम अकाउंटेबल। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से ये डिसाइड करते हो कि आपका नेतृत्व कौन करेगा, आपका लीडर नेता कौन बनेगा। और अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपनी वोटिंग राइट्स के थ्रू या फिर अपने बीच में इन टर्म अगर आपको बीच में अगर आप कोई आप चाहते हैं कि वो हट जाए, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप वो भी कर सकते हो। दैट्स बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री। प्रेमबल अगर आप देखोगे तो प्रेमबल के अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ए solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to a secure to all its citizen. जस्टिस दिया जाता है बेसिकली सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल का। लिबर्टी होती है एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फेथ, वर्शिप की। वहीं इक्वली आपको ट्रीट किया जाएगा स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ध्यान रखिएगा ये तीन वर्ड्स बेसिकली, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जरूरी है आपके लिए। इंडियन डेमोक्रेसी इज फाउंडेड on those values that had inspired the guided freedom struggle, बेसिकली इन्हीं सब के बेसिस पे, क्योंकि आपको ये बताया जाता है, प्रेमबल आपको डायरेक्टली कहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोगों ने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, जहाँ पर हर किसी को उसकी राइट्स दिए गए हैं, उसका जस्टिस दिया गया है, फ्रेटर्निटी दी गई है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेड द वैल्यूज ऑफ in its preamble, therefore the preamble emanates light glitter all the articles in Indian constitution. The preamble provides a short introductory statement, basic values of the constitution. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहा जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन इसे कहा जाता है। It is the preamble that provides a standard to examine and evaluate the law of action government judge its validity and sanctionity. तो इसी के बेसिस पे कई बार काफ़ी केस हो चुके हैं जिसपे ये बताया जाता है कि प्रिम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है, तो आप इसके बेसिस पे आप ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इसका राइट नहीं दे सकते। बट ऑब्वियसली बात है, प्रिम्बल कोर्ट के अंदर चैलेंजिंग नहीं है, तो हर चीज़ पे आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। लाइकवाइज आप फंडामेंटल राइट्स को कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, थोड़ी सी वैल्यूज आपको समझ में आई हो, जैसे एक मोटा मोटा आपको अंदाज़ा दिया है। धीरे धीरे हम बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, और आपको कोशिश करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डीप में जितना भी समझे वो आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा काम आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई कहानी के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।